Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 3rd August 2024। और हमेशा की तरह हम करेंगे 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होता है, आप ये रियलाइज करते हो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, कितना आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। आप बाकियों के कमेंट पे देख पाते हो कितने लोग, बाकी लोग कितना कॉम्पिटिटिव है आपके कंपैरिजन में, ये सब आप फील कर पाते हो। जितना आप एंगेज्ड रहोगे, जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और फिर आप नोट्स भी बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। वायनाड के बारे में, वायनाड में अभी लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक आया था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वायनाड इज द ओनली प्लेटू इन केरला, ओनली, एंड इज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। क्या ये सही है? द कावेरी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन वायनाड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। क्या ये सही है? द रीजन हैज डोमिनेंटली लैटेराइट सॉइल। लैटर है ना, मिट्टी वाले सॉइल होते हैं। मिट्टी तो सॉइल खुद ही है, लैटर मतलब क्या होता है? ब्रिक, है ना। ब्रिक्स जो बनते हैं वो इस मिट्टी से बनते हैं, विच इज प्रोन टू इरेजन एंड कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ससेप्टिबिलिटी टू लैंडस्लाइड। तो ये बहुत सही है, थर्ड इज वेरी करेक्ट एंड फर्स्ट इज वेरी करेक्ट। गोदावरी रिवर का ये ट्रिब्यूटरी नहीं होती है कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर की होती है ना। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? सेकंड गलत लग रहा है इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही लग रहा है। वायनाड इज द ओनली प्लेटू इन केरला। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है इसका आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज द लोकेशन ऑफ वायनाड डिस्ट्रिक्ट दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है। और बाकी काबिनी रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काबिनी रिवर जो है वो कावेरी के ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की नहीं है। और ये लैटेराइट सॉइल है, जो कि ज्यादा प्रोन होता है लैंडस्लाइड। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गेकोज आर रेप्टाइल्स फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट। ऑल मतलब क्या? अंटार्कटिका में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मोस्ट गेकोज आर डायूरनल, बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग द डे। उल्टा होता है, रात वाले होते हैं। Geckos have adapted to various habitats including rainforest, desert, cold mountain slopes। ये भी सही है, ठीक है। Day geckos depends on insect, fruit and flower nectar for their diet। ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ वाले बिल्कुल सही है। ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। छिपकली टाइप के चीजों जीव जंतु होते हैं, गिरगिट टाइप के, उसको गेकोस बोल देते हैं हम लोग। गेकोस आर रेप्टाइल फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। नॉकटर्नल ज्यादा है ना। Adapted to various habitat including rainforest, desert, cold mountain slopes. Day geckos depend on insect। थर्ड क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्टली आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जीएस पेपर 3 में इसको यूज भी कर सकते हो, तो इसलिए ध्यान से सुनो। द स्कीम फोकस ऑन इनरोलमेंट इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ में इनरोलमेंट के लिए स्कीम फोकस करती है। The first scheme provide a one-time wage to all person newly entering the workforce in formal sector। The first scheme provide a one-time wage। one-time wage ये provide करती है उन लोगों को जो workforce enter कर रहे हैं, कहाँ पे? फॉर्मल सेक्टर में इंटर कर रहे होता है, ये भी ठीक है। द सेकेंड स्कीम देखो, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट लिंक मतलब ऐसा इंसेंटिव जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड हो। तो ये इंसेंटिव किसको दिया गया है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। वो ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा लोगों को हायर करेगी, उन लोगों को क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा, है ना। कैसे कैसे इंसेंटिव मिलेगा वही सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग तीन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई गई है, थ्री स्कीम्स। एक स्कीम ये है, द फर्स्ट स्कीम प्रोवाइड अ वन टाइम वेज टू ऑल पर्सन न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो पहली बार कदम रख रहे हैं, उनको एक महीने का कुछ, एक महीने जैसा कुछ स्टाइपेंड टाइप गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको एक फायदा हो गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्कीम ऑफर इंसेंटिव ओनली टू एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, वो लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉय का ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है और एम्प्लॉयर का भी जाता है। आप कहीं काम करने जाओगे तो पीएफ कटेगा, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में होते हो तो आपके सैलरी में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट होगा, वो जाके जमा हो जाएगा आपके पीएफ अकाउंट में। और साथ साथ आपका एम्प्लॉयर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके पीएफ अकाउंट में आपके बिहाफ पे जमा करेगा जब आप बूढ़े होगे,
उस पैसे का यूज कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो एम्प्लॉयर है उनका कंट्रीब्यूशन कौन कर देगा, गवर्नमेंट कर देगा, बिल्कुल सही है। बट यहाँ ओनली वर्ड गलत है, एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन कौन कर दे रहा है, गवर्नमेंट ही कर दे रहा है कुछ साल के लिए। थर्ड स्कीम रिम्बर्सेस एम्प्लॉयर। थर्ड स्कीम में एम्प्लॉयर को रिम्बर्स कर दे रहा है 3000 पर मंथ फॉर 2 years फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय हायर। अगर कोई नया एम्प्लॉय हायर हो रहा है उसके लिए 3000 पर मंथ जो है, अगर वो पीएफ जमा हो रहा है तो उसको रिटर्न भी गवर्नमेंट कर दे रहा है 2 years तक, है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एम्प्लॉयर के अलावा एम्प्लॉय को भी बेनिफिट देता था। फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, तो थर्ड का आंसर इज बी। ठीक, तो ये आप चारों स्कीम, ये तीनों स्कीम आप अच्छे से जान लीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है पीएम्स पैकेज 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, है ना, यूनियन बजट के थ्रू। Scheme A, first timer, 1 month vest to new entrant in all format sector in 3 installment up to 15,000। 15,000 तक जो भी पहली बार फॉर्मल सेक्टर में आएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 करके उसको पैसे मिलेंगे, है ना। स्कीम बी, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने के लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, ये जो भी उनका ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन होता है 4 ईयर तक, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, उसमें इंसेंटिव कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है। स्कीम सी, स्कीम सी में किसको सपोर्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉयर्स को। गवर्नमेंट ने जो भी एम्प्लॉयर्स ने पैसे जमा किए हैं 3000 पर मंथ तक, गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 years का जो भी नया हायरिंग होगा 2 साल तक उनका कंट्रीब्यूशन 3000 पर मंथ तक रिफंड कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकते हैं, बहुत वापस दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स जरूर बना लीजिए नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिहाज से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्रिविलेज मोशन इज आर करेक्ट। प्रिविलेज मोशन के लिए क्या करेक्ट है, देयर इज अ कोडिफाइड लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट प्रिविलेज। जो भी आपके एमपी एमएलए होते हैं उनको कुछ प्रिविलेज मिलता है ना, क्योंकि वो एमपी है और एमएलए है, बट उसका कोई एग्जैक्ट कोडिफाइड लिस्ट नहीं है, तो ये गलत है। द प्रिविलेज कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द प्रिविलेज मोशन अंडर रूल 203 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। लोकसभा की जगह राज्यसभा होता तो सही हो जाता। फोर्थ का आंसर क्या है, डी है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या मिलेंगे आपको, इनकरेक्ट। प्रिविलेज मोशन, है ना, इसके बारे में फिर थोड़ा और डिटेल में किसी और प्री सिक्योर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिफ्थ क्वेश्चन, हमास के बारे में। हमास का नाम आपने काफी सुना है पिछले कुछ दिनों में, या मैं बोलूं कि अगर महीनों में। हमास वाज फाउंडेड इन 1985 एज ए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। इजराइल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में हमास का फॉर्मेशन हुआ। इट इज एन ऑफशूट ऑफ इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड। इजिप्ट का जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसका ऑफशूट, एंड सीक टू फुलफिल इट्स एजेंडा थ्रू वायलेंट जिहाद। वायलेंट मीन्स के थ्रू ये लोग अपना एजेंडा फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। कौन से स्टेटमेंट सही है, तीनों। हमास के जो चीफ लीडर है उनका, उनको मौत के घाट उतार दिया इजरायली फोर्सेस ने या इजरायली मुसाद ने। तो हमास का फाउंडिंग डेट और ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। हमास को कब फाउंड किया गया, 1987 में, तो 87 जरूर याद रखिए। और यहाँ पे 85 जो है वो क्या है, गलत है ना। ऑल ऑफ द एबव आंसर नहीं है इसका, फर्स्ट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स जरूर बना लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, और कमेंट सेक्शन में तो अपने स्कोर लिख दो। लिखना मतलब इंगेजमेंट, है ना, और जितना इंगेजमेंट उतना रिटेनिंग पावर आपका बढ़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।